स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अभी तक हम पढ़ चुके हैं चार्जेस, कूलम्स फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड। अब देखिए क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में हमने ये देखा है, अगर कोई सरफेस है हमारा, उस पर जितनी फील्ड लाइंस क्रॉस कर रही है, ठीक है, या हम कह सकते हैं जितनी ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डेंसिटी होगी वहां पे, उतनी ही ज्यादा वहां पे क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग होगी या इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी स्ट्रॉन्ग होगी। ये हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स को पढ़ने का जो मकसद है वो ये है कि इसके जानने से, इसके कॉन्सेप्ट से हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड का कैलकुलेशन काफी इजी हो जाता है। हमारे पास आगे चल के गॉजेस लॉ है। गॉजेस लॉ में हम क्या करेंगे, फ्लक्स का कॉन्सेप्ट है जिससे हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने में काफी आसानी होगी। तो यह हम ये कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है हमारा, दिस इज एनालोगस टू इलेक्ट्रिक फील्ड। ये उसका एक एनालोगस है। तो देखिए, ध्यान दीजिए कि किस तरह से हम इसको समझ सकते हैं। सपोज कीजिए आपके पास एक सरफेस है, मान लीजिए इस तरह का एक सरफेस है और ये सरफेस इस तरह है। यहां से वाटर की स्ट्रीम्स जो है ये जा रही है, ठीक है। वाटर की स्ट्रीम्स इसको क्रॉस कर रही है नॉर्मली टू द सरफेस। अच्छा, मान लीजिए जो भी हमारी नंबर ऑफ लाइंस है, यहाँ पे स्ट्रीम्स हैं वाटर की, वो इसको पास कर रही है। अगर हम इसको क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा टिल्ट कर देते हैं। ये जो एरिया हमारी ऐसी थी, इसको हमने ऐसे कर दिया। अब यहाँ पे क्या होगा कि नंबर ऑफ स्ट्रीम्स जो जा रही हैं, वो नंबर ऑफ स्ट्रीम्स हमारी क्या हो जाएंगी, कम हो जाएगी। इसका मतलब ये हम कह सकते हैं कि इसकी जो वाटर स्ट्रीम्स जो पास कर रही थी, उसकी डेंसिटी क्या हो गई, एरिया डेंसिटी उसकी कम हो गई। तो ये तो हम विजुअलाइज कर सकते हैं, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्योंकि हमें दिखाई नहीं देती है, तो इस तरह का कॉन्सेप्ट वहां पे ज्यादा एप्लीकेबल नहीं रहेगा। तो इसके लिए हम एक दूसरा कॉन्सेप्ट लेते हैं। सपोज कीजिए, देखिए ध्यान दीजिए, हमारे पास एक सरफेस है, ये एक सरफेस हो गया, ठीक है। और इस सरफेस से, ये सरफेस हमारा नॉर्मल है, जैसे ये सरफेस है, ये इस तरह से नॉर्मल है, ठीक है। अब इससे देखिए, ध्यान दीजिए, यहां से कुछ फील्ड लाइंस क्रॉस कर रही है। फील्ड लाइंस जो हमारी क्रॉस कर रही है वो इस तरह से हो गई। ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इसमें से क्रॉस कर रही है थ्रू द सरफेस। अच्छा, अब देखिए ध्यान दीजिए, अगर इसी पे, इसके आगे हम एक यहां छोटा सा एक रेक्टेंगुलर पोर्शन बनाते हैं। सपोज कीजिए ये हमारा एक रेक्टेंगुलर पोर्शन है और ये भी नॉर्मल टू द लाइंस प्लेस किया गया है। तो यहां पे अगर इसको मान लीजिए हम ये लेंथ मान लेते हैं और ये ब्रेड्थ मान लेते हैं इसकी, तो यहां से क्या हो रही है, ये फील्ड लाइंस इधर क्रॉस की, ये ऐसे क्रॉस की, ये ऐसे क्रॉस कर रही है, तो ये ऐसे क्रॉस कर रही है। इसका मतलब ये हो गया कि अगर हमने एक एरिया ली और फील्ड लाइंस नॉर्मली उसको क्रॉस कर रहे हैं, ठीक है। तो यहां पे मान लीजिए ये हमारी लाइट रेज है, तो लाइट रेज के बारे में कितनी रेज इसमें से पास की, उसके बारे में हम कैसे कैलकुलेशन करेंगे। तो यहां पे हम एक बात लिख रहे हैं कि लाइट रेज पासिंग, यहां पे कितनी लाइट रेज पास कर रही है, इसको कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे कि यहां पे इसकी एरिया डेंसिटी निकालेंगे। एरिया डेंसिटी मतलब लाइन पासिंग, लाइंस, या आप ले सकते हैं रेज पासिंग पर यूनिट एरिया, पर यूनिट एरिया मल्टीप्लाइड बाय टोटल एरिया। तो इससे हमें क्या हो जाएगा, कितनी रेस पास कर रही है, ठीक है। तो यहां से हम इस चीज को ऐसे लिख सकते हैं
ये जो लाइन पास कर रही है इसको हम लिख सकते हैं रे डेंसिटी, कितनी ज्यादा डेंसिटी है उसकी, डेंसिटी हमारा यहाँ पे एरिया क्या है उसमें हम ले रहे हैं मल्टीप्लाइड बाय जितनी एरिया हो जाएगी उससे जो रे डेंसिटी का मतलब क्या हुआ पर यूनिट एरिया हम निकाल रहे हैं, तो उसको जब एरिया से हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास टोटल जितनी भी लाइट रेज पास कर रही है इस एरिया को वो कंप्लीट आ जाएगा हमारे पास। अच्छा, अब यहाँ पे देखिए ध्यान दीजिए, ये हमारा जो सरफेस था ये ऐसे रखा हुआ था, अब इसको हमने क्या किया थोड़ा सा टिल्ट कर दिया। टिल्ट करने के बाद देखिए क्या होता है, हम सपोज कर रहे हैं कि जो एंगल है हमारा दैट इज थीटा डिग्री, जिस थीटा डिग्री पे हमने उसको क्या किया टिल्ट किया। तो यहाँ पे देखिए ध्यान दीजिए, जब इसको हम टिल्ट करेंगे ये हमारे पास ओरिजिनल फील्ड लाइंस थी, ठीक है। अब यहाँ पे हमने क्या किया कि इसको थोड़ा सा टिल्ट कर दिया इस तरह से, ठीक है। ओरिजिनल हमारे पास ये था, जो भी पोर्शन था इस तरह का पोर्शन था, ठीक है। इसको हमने थोड़ा सा टिल्ट कर दिया एंड दिस वन इज थीटा अमाउंट। तो थीटा अमाउंट में अब देखिए यहां पे क्या हो रहा है कि ये इतनी जो ये एरिया थी यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास कर रही थी, यहां कह सकते हैं जो लाइट रेज है हमारी वो पास कर रही है यहां पे। अब जब एरिया को हमने थोड़ा सा चेंज कर दिया, इस तरह की एरिया थी उसको ऐसे टिल्ट कर दिया, तो ये जो ऊपर पोर्शन है ये इसके ऊपर का जो पोर्शन है यहां से कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस एरिया को पास नहीं कर रही है। इसका मतलब देखिए यहां पे क्या आ गया, इसका लेंथ तो वही क्या है, लेंथ हमारी चेंज नहीं हुई, चेंज किस में आ रहा है एरिया में चेंज आ रहा है कि कितने एरिया से हमारी लाइट पास कर रही है। तो अब देखिए ये हमारे पास क्या हो गया, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस के नॉर्मल रहती है हमेशा, ये नॉर्मल हो गई। और अगर ये हमारा क्या हो गया, ये था बी, ये जो पोर्शन है हमारा जो ब्रेक था ओरिजिनल वो बी था। अब देखिए ध्यान दीजिए सिर्फ इस पोर्शन से हमारी लाइट क्रॉस कर रही है, जो ब्रेक है उसकी हेल्प से हम एरिया निकालेंगे। तो इसको जब हम ट्रिग्नोमेट्री से कैलकुलेट करेंगे तो ये पोर्शन हमारे पास आ जाएगा b cos थीटा, ये पोर्शन आ जाएगा b cos थीटा। इसका मतलब क्या हो गया कि हम जो अब लाइट रेज जो पास कर रही है उसकी डेंसिटी क्या हो गई, दैट इज लाइंस पासिंग पर यूनिट एरिया तो हमारे पास रहेगा, लाइंस पासिंग पर यूनिट एरिया। अब देखिए ध्यान दीजिए यहां पे एरिया क्या हो जाएगी, एरिया यहां पे ब्रेक जिससे लाइंस क्रॉस कर रही हैं वो हो गया b cos थीटा और लेंथ है हमारे पास l, तो यहां पे एरिया हो जाएगी पर यूनिट एरिया, तो एरिया की जगह हम लिखेंगे l b cos थीटा। तो ये हमारे पास ये क्वांटिटी तो ऐसे ही आ गई, रे पासिंग पर यूनिट एरिया मल्टीप्लाइड बाय l into b को हम लिख सकते हैं a और ये हो गया cos थीटा। तो इसका मतलब हमारे पास हो गया कि जितनी भी लाइट रेज पास कर रही हैं वो कितना हो गया, लाइंस पासिंग पर यूनिट एरिया मल्टीप्लाइड बाय a cos थीटा। a यहां पे क्या हो गया एरिया। इसका मतलब ये कितनी लाइंस पास करेंगी ये डिपेंड कर रहा है ओरिएंटेशन के लिए। जब हम थीटा को चेंज कर रहे हैं तो एरिया चेंज हो जा रही है, एरिया चेंज हो जा रही है जिससे हमारा जो लाइट रेज पासिंग वो चेंज हो जा रहा है, ठीक है। इन दोनों को कॉन्ट्रीब्यूट करके जैसे ये हमारे पास फॉर्मूला था रे डेंसिटी इनटू एरिया और दूसरा फॉर्मूला आ गया, इसको हम लिख सकते हैं रे डेंसिटी इनटू a cos थीटा। तो अब देखिए ध्यान दीजिए इस सरफेस से लाइट रेज पास कर रही थी और उसको हमने कैलकुलेट किया, तो जितनी टोटल लाइट रेज यहां से पास की उसको हम कहेंगे लाइट का फ्लक्स, यहां पे कहेंगे फ्लक्स। तो इसी तरह से जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के टर्म में डिफाइन करेंगे क्वांटिटी, तो वो क्वांटिटी हमारी आ जाएगी इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स को भी सिमिलर मैनर में हम डिफाइन करेंगे, दैट इज
इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम डिनोट करते हैं फाई से, फाई और ई यहां लगा देते हैं, इसका मतलब ये हो गया इलेक्ट्रिक फ्लक्स। क्योंकि ये चीजें हम मैग्नेटिज्म में भी पढ़ेंगे, वहां पे भी फ्लक्स आएगा हमारे पास, वहां पे हम फ्लक्स को यूज करेंगे फाई बी, फाई बी का मतलब हो गया मैग्नेटिक फ्लक्स। तो यहाँ पे हम स्पेसिफाई कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा हमारे पास, देखिए ये यहाँ पे रे डेंसिटी थी, रेस कितनी ज्यादा डेंसिटी थी, तो यहाँ पे जो डेंसिटी आ जाएगी दैट इज ई, क्योंकि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डेंसिटी होती है किसी भी एरिया को क्रॉस करने की, वो हमें बताता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वहां पे हो गई, और ये जो हमारे पास फॉर्मूला है डॉट ए हो जाएगा, ठीक है। अब इसी फॉर्मूले को जब हमने ओरिएंटेशन को भी ध्यान में रखा, तो ये हमारे पास फॉर्मूला हो गया फाई ई इज इक्वल टू ई ए कॉस थीटा, ठीक है। तो ये दोनों फॉर्मूला हम यूज करेंगे कहां पे, टोटल फ्लक्स या फ्लक्स थ्रू अ सरफेस निकालने के लिए। अच्छा, ये इस फॉर्मूले में एक चीज ये है कि E इज इक्वल टू फाई इज इक्वल टू ई ए कॉस थीटा। यहां पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है हमारी वो कांस्टेंट है, इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी यहां पे चेंज नहीं हो रही है। तो ये बेसिकली फॉर्मूला हमारे पास आ गया। यहां से हम ये देख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा स्केलर है, वेक्टर क्वांटिटी है, और ये भी वेक्टर क्वांटिटी है, लेकिन इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट उसे हम फाई कह रहे हैं, फ्लक्स। तो फ्लक्स हमारे पास क्या हो जाएगा, ये एक स्केलर क्वांटिटी है। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के बारे में आप जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन जो होगी वो जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रही है उसी डायरेक्शन में होगी। अब हम यहां पे देखते हैं कि एरिया की डायरेक्शन हम कैसे निकालेंगे। तो एरिया की डायरेक्शन क्या होती है, जैसे सपोज कीजिए हमारे पास एक ये लेंथ हो गया, ये ब्रेड्थ हो गया, तो इसकी एरिया क्या हो जाएगी, एरिया इज इक्वल टू एल क्रॉस बी, ये हो जाएगा। तो अब देखिए वेक्टर प्रोडक्ट में हमने क्या पढ़ा था, वेक्टर प्रोडक्ट में पढ़ा था अगर ये हमारा मान लीजिए एक्स एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये वाई एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इनका जो प्रोडक्ट होगा वो हमारा क्या होगा, नेक्स्ट एक्सिस में आएगा, जेड एक्सिस में, मतलब परपेंडिकुलर होगा। तो इन दोनों के परपेंडिकुलर होगा, इसका मतलब जो हमारे पास एरिया वेक्टर है दैट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। अब देखिए ध्यान दीजिए, जैसे हमारे पास ये सरफेस है ऊपर, तो एरिया वेक्टर क्या होगा, ऊपर की तरफ होगा, ये सरफेस है नीचे की तरफ होगा, क्लियर। तो अब देखिए ध्यान दीजिए, अगर एक सरफेस है हमारे पास, मान लीजिए एक ये कोई सरफेस है, या इस तरह का मान लीजिए ये हमारे पास एक सिलेंडर है या वायर है, सिलेंड्रिकल वायर है, तो यहां पे हमारे पास एरिया वेक्टर किधर होगा, देखिए यहां पे एक एरिया वेक्टर होगा और यहां पे एक एरिया वेक्टर होगा। तो इस पॉइंट पे हमारे पास इधर भी एरिया वेक्टर हो सकता है, इधर भी हो सकता है। सिमिलरली हमारे पास इस डायरेक्शन में भी एरिया वेक्टर हो सकता है और इस डायरेक्शन में भी। तो इस सिचुएशन को अवॉइड करने के लिए हमने एक कन्वेंशन यहां पे बनाया, और वो कन्वेंशन हमारा क्या है कि जो एरिया वेक्टर होगा दैट इज ऑलवेज इन अ डायरेक्शन आउटवर्ड टू द सरफेस, इनवर्ड डायरेक्शन को हम यहां पे कंसीडर नहीं करेंगे। तो इसका मतलब ये हो गया कि एरिया वेक्टर हमारा हमेशा नॉर्मल रहेगा और उसकी जो डायरेक्शन रहेगी दैट डायरेक्शन इज ऑलवेज आउटवर्ड। ये बात समझ में आ गई। तो इस तरह से हम फ्लक्स को कैलकुलेट कर सकते हैं। अब यहां पे देखिए कुछ चीजें और इंपॉर्टेंट यहां पे ये है, जैसे इसी फॉर्मूले को हम ऐसे कह सकते हैं, इस फॉर्मूले को ध्यान दीजिए कि हमारा फ्लक्स जो है ये किस पे डिपेंड कर रहा है, ये फ्लक्स जो है हमारा डिपेंड कर रहा है एरिया पे, ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड पे। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पे डिपेंड कर रहा है। इसका मतलब क्या होगा कि अगर हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बढ़ जाती है तो
फाई बढ़ जाएगा। जैसे सपोज कीजिए एक हमारे पास ये सरफेस है, ठीक है, इस सरफेस में ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉस कर रही हैं, ठीक है, तो जो भी फ्लक्स होगा इस इंटेंसिटी की वजह से होगा, इनकी जो डेंसिटी है। अगर इसी में हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को और बढ़ा देंगे, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को बढ़ा देंगे तो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इंक्रीज कर जाएगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बढ़ जाएगा तो हमारा फ्लक्स बढ़ जाएगा। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि फाई इज प्रोपोर्शनल टू, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। अब देखिए ध्यान दीजिए, अगर हमारे पास ये एक सरफेस है, ठीक है, इसको हम लिख रहे हैं ए, और ये सरफेस है, इसको हम लिख रहे हैं ए डैश। यहां से जितनी फील्ड लाइंस क्रॉस करेंगी और यहां से जितनी क्रॉस करेंगी, दोनों में डिफरेंस है। डिफरेंस ये है कि जहां पे एरिया हमारे पास ज्यादा होगी वहां पे नंबर ऑफ फील्ड लाइंस ज्यादा होंगी, और नंबर ऑफ फील्ड लाइंस ज्यादा हो गया इसका मतलब ई हमारे पास ज्यादा हो जाएगा, और ई ज्यादा होगा तो प्लस ज्यादा होगा। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि फाई इज प्रोपोर्शनल टू एरिया। मतलब अगर ई को हम बढ़ाएंगे तो हमारा फाई बढ़ेगा, और अगर एरिया को बढ़ाएंगे तो भी फाई बढ़ेगा। तो ये चीजें हमारे पास आ गई। अब हम यहां पे देखते हैं इसकी यूनिट क्या होगी। तो यूनिट देखिए, ध्यान दीजिए, इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट हमारे पास क्या होती है, आप पढ़ चुके हैं। एरिया की यूनिट क्या होती है वो आप पढ़ चुके हैं। तो यहां से आप इसकी यूनिट कैलकुलेट कर सकते हैं। पहले तो लिख सकते हैं फाई इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज अ स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी, एंड सेकंड आप लिख सकते हैं इसकी यूनिट जो होगी न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर, ये इसकी यूनिट हो जाएगी। तो ये सारी चीजें आप नोट कर सकते हैं। अब देखिए यहां पे हमारे पास क्या हो रहा था कि सरफेस एक प्लेन सरफेस था। अब ऐसा भी हो सकता है कि सरफेस हमारे पास कर्व सरफेस हो, ठीक है, तो उसके लिए हम कैसे निकालेंगे फ्लक्स, उसके बारे में समझिए। देखिए अगर हमारे पास सरफेस कर्व है तो कर्व सरफेस में भी क्लोज भी हो सकता है, क्लोज नहीं भी हो सकता है। तो वहां पे हमारा क्या होगा कि जैसे मान लीजिए ये है, इस तरह का कोई सरफेस है मान लीजिए, ठीक है, और ये एक चार्ज है जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे है। इस पॉइंट पे इस पॉइंट पे डिस्टेंस क्या हो रही है, में चेंज आ रहा है। डिस्टेंस में चेंज आ रहा है, इसका मतलब क्या हो गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ 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 और यहाँ अलग होगी। तो हमें फ्लक्स अगर कैलकुलेट करना है जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी कांस्टेंट नहीं है, तो वहां के लिए हम क्या करेंगे उसको ध्यान दीजिए। यहां पे हम क्या करेंगे, एक छोटा सा यहां पे एक एरिया एलिमेंट डेल्टा एस सपोज कर लेंगे। मतलब क्या करेंगे, जो हमारी बॉडी है उसको इनफाइनाइटसिमली नंबर ऑफ एलिमेंट्स में, छोटे छोटे एलिमेंट्स में हम सबको डिवाइड कर देंगे, और डिवाइड करने के बाद हम उसको ऐड कर देंगे सभी का फ्लक्स, तो टोटल फ्लक्स हमारे पास आ जाएगा। तो देखिए ध्यान दीजिए इसमें क्या होगा, जैसे अगर हमने इसकी वजह से यहां पे फ्लक्स निकाला तो हमारे पास फॉर्मूला क्या हो जाएगा, फॉर्मूला हो जाएगा डेल्टा फाई, एंड दैट इज इक्वल टू ई डेल्टा एस, ये हो जाएगा। ये हमारा उस स्मॉल एलिमेंट के लिए आया जो हमने यहां पे एज्यूम किया। अब देखिए ध्यान दीजिए, आप जानते हैं जब कोई चीज हमें बहुत स्मॉल नहीं रहती है और उसको हम करते हैं आगे अगर कंप्लीट निकालना होता है तो मतलब दो प्रोसेस है। पहला प्रोसेस ये है कि सभी एलिमेंट्स का छोटा छोटा निकाल के हम ऐड कर लें, या दूसरा हमारे पास एक मेथड है जिसको हम कहते हैं इंटीग्रेशन का मेथड। अच्छा अब यहां पे देखिए ध्यान दीजिए, इस केस में ये फॉर्मूला वैलिड नहीं होगा। इसकी जगह हम ये लिखते हैं कि फाई जो होगा हमारा टोटल फाई दैट इज
दिस वन। ये किस केस में है? जब ई हमारा कांस्टेंट नहीं है, सरफेस हमारा एक जैसा नहीं है, प्लेन नहीं है, तो ई हर पॉइंट पे अलग होगा। तो यहां पे हमारा फाई जो होगा दैट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू दिस वन। अच्छा, अप्रोक्सीमेटली। अब ये फॉर्मूला हमारा बिल्कुल करेक्ट कैसे होगा? ये करेक्ट तब होगा मैथमेटिकली व्हेन वी टेक डेल्टा एज लिमिट, डेल्टा एज टेंड्स टू 0। जब हमारे पास ये कंडीशन रहेगी तो मैथमेटिकली ये फॉर्मूला हमारे पास इक्वल टू आ जाएगा, और वहां पे हम क्या करेंगे? इंटीग्रेशन से ये पूरा टोटल फ्लक्स कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अगर हमारे पास डिफरेंट चीजें दी हुई हो जहां पे अलग अलग इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इंटीग्रेशन की हेल्प से हम उसको फॉर्मूला डिराइव कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज ये है, अगर सपोज कीजिए हमारे पास इस तरह का कोई सरफेस है, ये एक सरफेस है और ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, ठीक है। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला है फाई इज इक्वल टू ई ए कॉस थीटा, ठीक है। तो यहां पे हम एक छोटा सा डी ए एरिया वेक्टर लेते हैं। एरिया वेक्टर हमारा ये क्या हो गया? ये इधर हो गया नॉर्मल टू द सरफेस, इलेक्ट्रिक फील्ड किधर हो गई? इलेक्ट्रिक फील्ड इधर हो गई। अच्छा, अब यहां पे अगर हम एक दूसरा सरफेस एरिया लेते हैं तो हमारे एरिया वेक्टर किधर हो जाएगा? एरिया वेक्टर ये हो गया नॉर्मल, और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गई? ये हो गई। ये एरिया वेक्टर हो गया, ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। इस तरह से अलग अलग पॉइंट पे हम एरिया वेक्टर को ड्रॉ कर सकते हैं और ई को ड्रॉ कर सकते हैं, क्योंकि ई का डायरेक्शन हमारे पास दिया है। अब यहां पे देखिए, ध्यान दीजिए, इस फॉर्मूले में इफ थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, अगर थीटा हमारे पास 0 होगा, इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर दोनों की डायरेक्शन सेम है। तो हमारे पास फ्लक्स क्या होगा? देखिए, फ्लक्स हो जाएगा दैट डिपेंड्स ऑन cos थीटा, और cos थीटा में थीटा की जगह 0 डिग्री आ जाएगा, तो हमारे पास फ्लक्स इस कंडीशन में कितना हो जाएगा? 0, ठीक है। अब अगर देखिए, ध्यान दीजिए, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में एंगल अगर 90 डिग्री होता है, अगर 90 डिग्री एंगल होगा तो इफ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो cos 90 की वैल्यू हमारे पास क्या होता है? 1। सो दैट बिकम्स फाई इज इक्वल टू ई ए। ये फॉर्मूला हम यहां पे यूज कर सकते हैं। तो ये सारे कॉन्सेप्ट आई होप कि आपको समझ में आ गए होंगे कि फ्लक्स क्या होता है और किस तरह से इसको कैलकुलेट करते हैं। एरिया अगर हमारी अलग अलग होगी तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो ये सारी जनरल चीजें थी यहाँ पे जो फ्लक्स से रिलेटेड थी। तो फ्लक्स बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसके बारे में हम आगे गॉजेस लॉ में पढ़ेंगे, और इसकी हेल्प से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को हम कैलकुलेट करेंगे। अच्छा, अब देखिए, ध्यान दीजिए, इसके कॉन्सेप्ट से हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का जो कैलकुलेशन है काफी इजी हो गया है, ठीक है। अब इसको हम ये कह सकते हैं 5। अब इसको अगर डिफाइन हम करते हैं तो इसको डिफाइन कैसे करेंगे? देखिए, ध्यान दीजिए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉसिंग एट अ पॉइंट इन अ सरफेस, ठीक है, दैट रिप्रेजेंट्स द इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इसका मतलब क्या हो गया कि किसी भी सरफेस एरिया पे अगर यूनिट सरफेस एरिया हम ले लेते हैं तो उस सरफेस एरिया में जितनी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमारी क्रॉस करेंगी उसको हम कहेंगे फ्लक्स। लेकिन यहां पे एक बात और ध्यान दीजिएगा, अगर इसको हम कहते हैं फाई इज इक्वल टू ई ए, तो इसका मतलब ये एक्चुअली ये इक्वल नहीं होता है। दिस इज प्रोपोर्शनल टू दिस वन। प्रोपोर्शनल टू दिस वन का मतलब ये हुआ, अगर हमारे पास कोई गिवन एरिया है तो ये भी मैटर करता है कि कितनी फील्ड लाइंस हम ड्रॉ कर रहे हैं, क्योंकि वहां से तो बहुत सारी फील्ड लाइंस ड्रॉ कर सकते हैं।
तो कितने को हम कंसीडर कर रहे हैं वो ज्यादा मैटर करता है। तो यहाँ पे 5 को हम लिख सकते हैं 5 इज प्रोपोर्शनल टू E डॉट E। तो ये सारी चीजें हमारे पास हो गई हैं। अब इस पे क्वेश्चंस हम गॉर्जियस लॉ की हेल्प से नेक्स्ट वीडियोस में करेंगे। टिल देन ओके।